Hello guys, welcome to Isha Explain. हेलो गाइस, दिस इज़ ईशा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है माई परफेक्ट स्ट्रेंजर, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है और ये एक टाइम ट्रेवल ड्रामा होने वाला है। और आज मैं माई परफेक्ट स्ट्रेंजर के एपिसोड 1 और 2 को साथ में ही एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था। इस आदमी का नाम हेजुन होता है। ये एक न्यूज़ एंकर होता है, पर जब वो एक टनल से जा रहा होता है तो उसके अपनी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी खड़ी मिलती है। तो वो अपनी गाड़ी रोककर उस गाड़ी के पास जाता है और ये गाड़ी एक तरह की टाइम मशीन होती है और इसके द्वारा कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। इस कार के अंदर एक किताब भी होती है और इस किताब के अंदर इस गाड़ी से कैसे टाइम ट्रेवल किया जाए ये सारी चीजें लिखी हुई थी। और यहाँ हेजन को ये सब एक मजाक लगता है, पर वो मन में कहीं सोच रहा था कि मैं 7 सालों से न्यूज़ एंकर का काम कर रहा हूँ और ये मेरे लिए सिर्फ एक कहानी की तरह है। लेकिन फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी इस कार को लेकर बहुत बड़ी हुई थी, तो वो इसकी जांच करता है। इसके बाद वो उस कार में बैठ जाता है। इसके बाद वो कार में 3079 टाइप करता है। इसके बाद वो टाइम से आगे पहुंच जाता है। यहाँ हमें ये नहीं दिखाया गया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, उसने फ्यूचर में जाकर आखिर ऐसा क्या देखा है। बाद में हेजुन 2037 में जाता है, फिर इसके बाद वो 2021 में प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। और यहाँ हेजुन अपने आप से कह रहा था कि मैंने 2033 में क्या देखा, क्या वो सब कुछ सच है। साथ में हेजुन के हाथ में कुछ होता है, पर ये हमें इस टाइम पर नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हेजुन को देखते हैं। वो 2 बच्चों के साथ बैठा हुआ था। वो एक मार्केट में होता है और वे 2 बच्चे हेजुन की बातें सुन रहे थे। हेजुन इन्हें अपनी कहानी सुना रहा होता है और यहाँ पर वो छोटी लड़की कहती है कि शायद ये आदमी पागल है। और साथ में हेजुन इन्हें एक पर्ची भी देता है और कहता है कि मैं ये तुमसे बाद में लूँगा। अगले सीन में हमें एक विलेज दिखाया जाता है और यहाँ बताया जाता है कि ये 1987 है। हेजुन अब इस साल में आ गया है और इन सब के गाँव का नाम वूजुंगरी होता है। और ये सारे गाँव वाले यहाँ जश्न मना रहे थे क्योंकि बीते 5 सालों से इनके गांव में कोई भी क्राइम नहीं हुआ है और इसी वजह से ये सब साथ में जश्न बना रहे हैं। और ये सब एक आदमी को क्रेडिट भी देते हैं कि आपकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और ये सब जिस आदमी को क्रेडिट दे रहे थे उसका नाम ब्योंगू होता है, जो कि इनके गांव के अंदर जो स्कूल है उनका प्रिंसिपल भी होता है। और इन सब के बाद ये प्रिंसिपल इधर एक स्पीच देता है और कहता है कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये तो इन सारे बच्चों की वजह से हो पाया है क्योंकि वे बहुत अच्छे हैं। तभी वहाँ हेजुन आ जाता है और उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ अपराध बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं। हेजुन इन्हें यहाँ बताता है और वो उन्हें बताता है कि 30 सेकंड बाद जंगल से कोई चिल्लाएगा और ये तुम्हारे गांव की ही लड़कियां होंगी। और यहाँ पर हेजुन एक नशीली दवाई का नाम लेता है और कहता है कि वे लड़कियां उनका सेवन कर रही होंगी और फिर बाद में वे चिल्लाएंगी। और इस दवाई का नाम हमें यहाँ पता चलता है, इसका नाम सुपर ग्लू होता है। और हेजुन साथ में ये भी बताता है कि कुछ देर बाद यहाँ रिपोर्टर्स भी आ जाएंगे और अगर तुम ये सब रोकना चाहते हो तो प्लीज अभी जंगल में चले जाओ। पर यहाँ कोई भी हेजुन की बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद जंगल में से सच में चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, तो वे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर सच में बहुत सारी लड़कियां उस सुपर ग्लू का सेवन कर रही थी। और इधर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि चोटी पर बैठी हुई थी। इसका नाम हे क्यों था और इसी लड़की ने इन सारी लड़कियों को सुपर ग्लू दिया था। फिर हेजुन उसके पास आता है और कहता है कि शायद मुझे तुम्हें धक्का दे देना चाहिए, तुम एक अपराधी हो और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर हे क्यों जब वहाँ पर खड़ी होती है तो वो उस चोटी से फिसलकर गिरने लगती है, लेकिन तभी हेजुन उसको वहाँ आकर बचा लेता है। गांव वाले ये सब देख लेते हैं कि हेजुन ने इस लड़की को बचाया है, तो वो उसको पहचानने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही छोटे भाई बहन आते हैं जिसके साथ हेजुन कुछ देर पहले बैठा हुआ था और वे इसको वही लेटर देते हैं और ये एक टीचर सर्टिफिकेट था। इसको देखने के बाद ब्योंगू कहता है कि क्या तुम एक टीचर हो, और यहाँ पर हेजुन हाँ भर देता है। ब्योंगू कहता है कि यहाँ पर मेरा एक स्कूल है, तुम चाहो तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हो। और हेजुन फटाफट इसके लिए हाँ भर देता है। इसके बाद हेजुन स्कूल अटेंड करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर वो एक बड़ा घर भी ले लेता है। अब हेजुन यहाँ पर हमें बता रहा है कि 1 महीने तक मैं यहाँ पर रहा और इसके बाद हेजुन फिर से 2021 में चला जाता है। अगले सीन में हम हेजुन को देखते हैं जो कि 2021 में आ गया है और वो इधर एक अपराधी से मिल रहा होता है। इस अपराधी का नाम मिनसू होता है। हेजुन यहाँ पर उस अपराधी से कहता है कि 1987 में वो जुंगरी में एक सीरियल मर्डर केस हुआ था
और जिन लोगों को तुमने वहाँ पर मारा था वो अभी तक जिंदा है। मिनसो कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। हेजुन कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कत्ल नहीं किया है, इसलिए मैं इसका पता लगाने के लिए 1987 में गया था ताकि हम दोनों जिंदा रह सके। बाद में हेजुन उसे कहता है कि कल तुम डिस्चार्ज होने वाले हो और मैं तुम्हें कल वुजोंगरी में मिलूंगा, बस कल तक तुम जिंदा रहना। और ये कहते ही हेजुन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें अब एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यून यंग होता है और यून यंग यहाँ पर एक पब्लिशर एडिटर होती है। यून यंग यहाँ पर अपनी माँ से बात कर रही थी। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे बचपन की वीडियोस देख रही हूँ कि तुम कैसे गानों पर डांस करती थी। यून यंग यहाँ अपनी माँ से कहती है कि आप ये सब देखना बंद कर दीजिए। और यून यंग की माँ का नाम सुन ये होता है। सुन ए यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है, तुम्हें यहाँ जरूर आना होगा। यून यंग यहाँ अपनी मदर से कहती है कि आप हर साल पिताजी का बर्थडे बनाती रहती हैं, लेकिन वे आपके बर्थडे पर कभी नहीं आते, वे बस शराब पीते हैं और बाहर पड़े रहते हैं। और यून यंग अपनी माँ से कहती है कि आप ये वीडियोस देखना बंद कर दीजिए और मैं आपको कुछ पैसे भेज रही हूँ, अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। अब अगले सीन में हम एक राइटर को देखते हैं जिसका नाम मी सोक होता है। यहीं पर ही हम यून यंग को भी देखते हैं। यून यंग यहाँ मीसुक के मैनेजर के तौर पर काम करती है। यहाँ पर एक ऑथर होता है जो मीसुक से सवाल जवाब कर रहा था और कह रहा था कि आपके हर नोवेल में एक हत्यारा होता है और एक आपका नोवेल जिसका नाम स्मॉल डोर है जो 1987 में रिलीज हुआ था, उसके अंदर कोई भी हत्यारा नहीं है, ऐसा क्यों है? इस सवाल को सुनते ही मीसुक यहाँ पर कुछ परेशान सी हो जाती है और कहती है कि शायद आपको कोई और सवाल जवाब करने चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ मीसु अपनी गाड़ी में होती है और इधर वो चिल्ला रही थी कि ये लोग मुझसे आखिर ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं। और यून यंग यहाँ मीसु की तारीफें कर रही थी कि आपकी बुक बहुत अच्छी है और उस बुक के बाद ही मैं आपकी फैन बनी थी। अगले सीन में हम यून यंग की माँ को देखते हैं जो कि एक स्टोर के अंदर आई होती है। यहाँ वो कुछ खरीद रही थी। साथ में ही हम यहाँ पर मीसो को देखते हैं जिसके साथ यून यंग आई हुई थी। मीसो भी यहाँ अपने लिए जूते खरीद रही थी। यहाँ यून यंग मीसो से कहती है कि ये जूते आपके लिए बहुत अच्छे हैं और अच्छे जूते आपको कामयाबी पर ले जाते हैं। इसकी बातें सुनकर मीसो यून यंग से कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे जूते अच्छे नहीं हैं। इस बात को सुनकर यून यंग बहुत काफी परेशान हो जाती है क्योंकि सच में ही यून यंग के जूते बहुत गंदे होते हैं। बाद में यून यंग यहाँ अपनी माँ को देखती है जो कि एक भीड़ में खड़ी होती है और लोग इसके साथ धक्का मुक्की भी कर रहे थे और मीसो यहाँ उन सब को देखकर काफी बातें बनाती है और बाद में यहाँ से चली जाती है। और आखिर सुन यहाँ अपनी बेटी यून यंग को देख लेती है पर यून यंग अपनी माँ को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यून यंग जब यहाँ अकेली होती है तो वो अपनी माँ को जाते हुए देख लेती है। बाद में वो अपनी माँ के पास जाती है। सुना ने अपनी बेटी के लिए ही जूते खरीदे थे और वो फिर यून यंग को वो जूते पहनाने लगती है पर यून यंग यहाँ पर बहुत शर्मिंदा महसूस करती है क्योंकि काफी लोग उन्हें घूर रहे थे, लेकिन बाद में वो जूते पहन लेती है। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि अच्छे जूते हमें कामयाबी पर ले जाते हैं। यून यंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाद में यून यंग अपनी माँ को उसके स्कार्फ के बारे में कहती है कि आप इसको उतार क्यों नहीं देती, ये कितना गंदा हो चुका है और आज के जमाने में ऐसा स्कार्फ कौन पहनता है। सुना कहती है कि तुम बड़े लोगों के साथ रहती हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो और यहाँ तुम मेरे स्कार्फ के बारे में बात कर रही हो और खुद इतने गंदे जूते पहनती हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। इसके बाद सुना अपनी लड़की से कहती है कि ठीक है, आगे से मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। इसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हालांकि यून यंग यहाँ हमें बता रही थी कि काश अगर मैं उस दिन अपनी माँ के साथ चली गई होती तो सब कुछ आज अलग होता और मुझे ऐसा दिन देखना ना पड़ता। इसके बाद जब यून यंग अपने घर पर होती है इसको फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि इसकी माँ की डेथ हो गई है, साथ में एक सुसाइड नोट भी होता है। बाद में यून यंग अपनी माँ की डेड बॉडी को देख रही थी और फिर रोने लगती है। इसके बाद यून यंग बाहर आती है और यहाँ मीसो उसको मैसेज कर कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और उसको जॉब से भी निकाल देती है। इसके बाद एक ऑफिसर यून यंग के पास आता है और कहता है कि ये एक आत्महत्या है। यहाँ पर यून यंग कह रही थी कि मेरी माँ की डेड बॉडी वुनजोंगरी में पाई गई है, ये कैसे संभव है, वो हमारे घर से काफी दूर है और आखिर मेरी माँ वहाँ पर क्या करने गई थी। इसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। इसके बाद वो ऑफिसर यून यंग को वो सुसाइड नोट भी देता है। इसके बाद यून यंग को एक आंटी का कॉल आता है जो उसको बताती है कि तुम्हारे डैड ने यहाँ तोड़फोड़ कर दी है और वो पी के यहाँ पर पड़े हैं। यून यंग यहाँ कहती है कि इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए और अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपका सारा नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर यून यंग की माँ की डेथ हो गई है पर उसके फादर को इस बात की कुछ चिंता नहीं थी।
अगले सीन में हम देखते हैं जहां हेजुन मिनसू से मिलता है। ये वही कैदी था जो कल जेल में कैद था और उसको वो बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है, मैं 2037 में गया था। मैं ये जांचने गया था कि मेरे सपने आखिर पूरे होंगे या नहीं, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हुए। मैं ये नहीं कर सका क्योंकि आज से ठीक 1 साल बाद, यानी कि मैं जब 35 साल का हो जाऊंगा, तब मेरी डेथ हो जाएगी। और क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरी डेथ का तुमसे क्या लेना देना है? और यहाँ पर हेजुन बताता है कि 1937 में जो सीरियल मर्डर केस हुआ था और जिस अपराधी ने ये सब किया था, उसी ने मेरी जान ली थी और मुझे मारने वाली जगह पर मुझे ये चीज भी मिली थी। और ये एक तरह की माचिस होती है जो कि पूरे खून से लथपथ होती है और इस पर उस अपराधी के सिग्नेचर भी होते हैं। इसे देखकर मिनसू कहते हैं कि क्या हम असली अपराधी को पकड़ सकते हैं? हेजुन कहता है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अगले सीन में हम यूनियंग को देखते हैं जो कि अपने माँ के सुसाइड नोट को पढ़ रही होती है, जिसमें उसकी माँ ने यूनियोंग के बचपन का जिक्र किया हुआ था कि अगर वे दिन में तुम्हारे साथ फिर से जी पाती तो कितना अच्छा होता। बाद में यहाँ यूनियोंग को पानी के अंदर एक माचिस मिलती है। ये बिल्कुल वैसी थी जो हेजुन के पास थी और इस माचिस के अंदर एक नोट होता है जिस पर किताब लिखा हुआ था। और यहाँ हम दूर से देखते हैं कि यूनियंग को कोई देख भी रहा था। बाद में उसके पास यूनियंग का फादर, जिसका नाम हेसोब होता है, वो उसके पास आता है। यूनियंग यहाँ हेसोब से कह रही थी कि आप दूसरों से लड़ाई करते रहे, शराब पीते रहे और मेरी माँ आपका वेट करती रही, लेकिन आप उनके पास कभी लौट कर नहीं आए। ये सब वो अपने पिता से कह रही थी और वो अपने पिता से कहती है कि काश अगर मैं पीछे समय में जा पाती तो मैं कुछ ऐसा करती कि मेरी माँ आपसे कभी नहीं मिलती और आप मेरे पिता कभी नहीं बनते। लेकिन ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और ये कहते ही यूनियंग वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और बाद में जब यूनियंग यहाँ से जा रही थी तो वो अपने माँ का स्कार्फ पहन लेती है, जिसके बारे में वो कहती रहती थी कि आप ये स्कार्फ आखिर क्यों पहनती है, ये तो पुराने जमाने का है। इसके बाद यूनियंग टहलती हुई उसी सुरंग के पास आ जाती है जहाँ पर वो एक गाने को सुनती है। दूसरी तरफ यही सेम गाना हेजुन की गाड़ी में चला हुआ था क्योंकि वो टाइम ट्रैवलिंग करने वाला था। और वो जैसे ही सुरंग से बाहर निकलता है तो उसके आगे यूनियंग आ जाती है। हालांकि ये कार यूनियंग को टक्कर नहीं मारती और ये कार जो कि टाइम ट्रैवल करती है तो ये गायब सी हो जाती है। और ऐसे में जब ये कार यूनियंग से थोड़ा हिट होती है तो यूनियंग भी टाइम ट्रैवल कर जाती है। और अब यहाँ पर यूनियंग 1987 में पहुंच जाती है। उसके सर में चोट भी लग जाती है और उसे खून भी बह रहा था। वहीं दूसरी ओर हम हेजुन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बेहोश बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी अपने आप बोल रही थी, पर हेजुन तो बेहोश था और हेजुन भी 1987 में पहुंच गया था। बाद में यहाँ यूनियंग एक गांव में आ जाती है और यहाँ पर वो एक लड़के से टकराती है। वो लड़का यूनियंग से कहता है कि आपको चोट तो नहीं लगी? यूनियंग कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। बाद में वो लड़का देखता है कि यूनियंग के सिर से खून बह रहा होता है। वो लड़का कहता है कि ये सब क्या है, आपको चोट लगी हुई है, मुझे माफ कर दीजिएगा। यूनियंग कहती है कि अपने काम से काम रखो। बाद में यूनियंग आगे जाती है जहाँ पर वो एक पोस्टर में 1937 देखती है। वहीं पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम यंग नोक होता है। यूनियंग इस लड़के से पूछती है कि इस पोस्टर पर आखिर 1937 क्यों लिखा हुआ है। वो लड़का कहता है कि ये तो सही है, 1937 ही तो चल रहा है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ यूनियंग को लगता है कि शायद ये लड़का मजाक कर रहा है। इसके बाद वो अपने फोन को निकालती है और इस फोन को देखकर यंग नोक चौंकते हुए पूछता है कि ये आखिर क्या चीज है। लेकिन यहाँ यूनियंग को नेटवर्क नहीं मिल रहा था। और यहीं पर हम उन लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने पहले उस नशीले पदार्थ का सेवन किया था। यहीं पर हम हे क्यों को भी देखते हैं। साथ में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुन ए होता है और इसको कह रहे थे कि चलो नाइट क्लब में चलते हैं। लेकिन यहाँ सुन आ कहती है कि नहीं, मेरी माँ मुझे डांटेगी। लेकिन ये सब उसको फोर्स करने लगते हैं। फिर वे उसको अपने साथ ले जाते हैं। बाद में जब ये चारों वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो यूनियंग अपने फोन में नेटवर्क ढूंढते हुए आगे आती है और यहाँ पर वो सुन ए को देख लेती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि ये तो मेरी मॉम है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में सुन ए उसके आंखों के सामने से चली जाती है और यूनियंग अपनी माँ से बात करने के लिए उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी यहाँ हेजुन आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसको दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, हम 1987 में आ गए हैं, ये सब मेरी गलती है और अब हम वापस नहीं जा सकते, हम यहाँ पर फंस गए हैं। और बाद में ये बात सुनकर यूनियंग अपने मुंह के आगे हाथ लगाती है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो रो रही है, लेकिन बाद में जब हेजुन उसके हाथ को हटाता है तो बाद में पता चलता है कि यूनियंग तो हंस रही है और वो कहती है कि क्या ये सच है।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन। और ये जानने के लिए कि क्या यूनयंग यहीं रुककर अपने माँ के फ्यूचर को बचा पाएगी और क्या हेजुन अपनी मौत को टाल पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको मेरी आने वाली वीडियोस देखनी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी आने वाली वीडियो मिस नहीं करनी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।